नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं शबानंद और देखिए आज आपको क्लास शुरू करते हैं। हिस्ट्री का क्लास आपका 11वां है और देखिए आएगा सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट में फैक्ट को पढ़ेंगे, जिसमें आपके भारत में विदेशी आक्रमण जैसे ईरानियों का आक्रमण कौन कौन से हुआ था, फिर यूनानियों का, फिर आपका सिकंदर का आक्रमण। ठीक है। और देखिए इससे पहले आपको 16 इमाम के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ा दिए थे। फिर उसको आपको पढ़ाए थे हर एक वर्ष। फिर आपका एक आया था आपका हर एक बार फिर आपका आया था हर एक वर्ष शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है। और देखिए जैसे आपका शुरू होता है मौर्य वंश, उससे पहले भारत में ईरानियों और ईरानियों का आक्रमण शुरू होता है। और ठीक है, देखिए इसके बाद आता है सिकंदर। सिकंदर के बाद हम लोग को पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। ठीक है। तो देखिए पहले देखते हैं कि भारत में कौन कौन विदेशी आक्रमण हुए थे। देखिए पहला आता है तो एक आता है आपका ईरानी आक्रमण में हखमनी वंश। ठीक है। तो देखिए इसको पूरा विस्तार से समझते चलेंगे। ठीक है ना। और देखिए अगर किसी को भी किसी क्लास का पीडीएफ चाहिएगा, यदि या फिर देखिए अगर कोई आपको नोट्स चाहिए तो देखिए उसका नोट्स आप लोग को टेलीग्राम से मिल जाएगा। ठीक है। देखिए टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए श्याम अकेडमी, देखिए चैनल के नाम से टेलीग्राम है। यहाँ से आप लोग को कोई भी ऑफिशियल नोटिस या फिर देखिए कोई भी आपका पीडीएफ आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा। और देखिए कभी भी अगर कोई विज्ञापन संबंधी अगर नोटिस आती है तो वह भी आप लोग को यहाँ से उसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। देखिए आते हैं आपका, देखिए बात करते हैं कि भारत में सबसे पहला कौन सा विदेशी आक्रमण हुआ था। और देखिए जो ईरानियों का आक्रमण हुआ था वो किस ओर से हुआ था और उसके पीछे क्या कारण थे, और देखिए उनके आक्रमण का क्या प्रभाव भारत पर पड़ा। ठीक है। देखिए पूरा विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि देखिए क्वेश्चन खूब पूछता है। देखिए सब हाथ से लिखा हुआ मेरा नोट्स है। देखिए प्रयास किएंगे देखिए अपने से पूरा हाथ से लिखा आप लोग को पढ़ाएं। देखिए क्या बोला है, देखिए तो हाँ, अब देखिए भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण, तो देखिए विदेशी आक्रमण सबसे पहले हुआ था आपका ईरानियों का आक्रमण। देखिए ईरानी आक्रमण किए थे भारत में कब, तो क्या बताएंगे आपका 516 ईसा में। ठीक है, 516 ईसा पूर्व में। और देखिए सबसे पहले देखिए जो आए थे तो देखिए इनका आक्रमण होने से पहले देखिए कुछ बातें देखिए ध्यान से समझिए। उस समय जब ईरानियों का आक्रमण होने वाला था, भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य था आपका मगध साम्राज्य। ठीक है। देखिए आपको पढ़ाए थे भी हम कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था, तो क्या पता है मगध। देखिए ये पूरा बिहार का एरिया था, इसी को बोलते हैं मगध साम्राज्य। ठीक है। और देखिए ये देखिए जो भारत का ये जो आपका पश्चिम का बॉर्डर नहीं, यहाँ पर देखिए विवाद चला था। यहाँ पर क्या था, हमेशा देखिए छोटे छोटे जो आपके शासक थे उनमें हमेशा विवाद चल रहा था। और देखिए भारत में आने का सबसे अच्छा मार्ग आपका पश्चिमोत्तर एरिया थी। देखिए क्योंकि इधर इधर देखिए आपका जल मार्ग था, इधर भी आपका जल मार्ग था। तो देखिए जिस अगर देखिए सेना की या फिर देखिए जिस आपके राजा की अगर नौसेना स्ट्रांग होगी ना, तो वहीं भारत में इन एरियाओं से आक्रमण कर पाएगा। उस समय किसी के पास कोई नौसेना उतनी अच्छी थी नहीं, तो देखिए इसीलिए देखिए भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए थे वो अधिकांश आपके पश्चिम आपके भारत देखिए पश्चिमोत्तर भारत से हुए। जैसे आपका देखिए पाकिस्तान का एरिया हो गया, अफगानिस्तान का हो गया, क्योंकि देखिए इधर से आने में सुविधा थी। और देखिए यहीं पर आपका देखिए जो छोटे छोटे राज्य थे उनमें हमेशा विवाद चलता था। और देखिए इसी विवादों का और देखिए उनके इसी संघर्षों का देखिए फायदा उठाए थे कौन, ईरान वाले। ठीक है। और देखिए उस समय ईरान में देखिए ईरान आपका देखिए उधर देखिए इधर आपका यूरोप का पड़ता है, यूरोप में आपका ईरान है। और देखिए ईरान में एक आपका वंश था। ठीक है, वंश, उसका नाम था हखबनी वंश। ठीक है, हखबनी नाम लोग याद रखें। देखिए उस समय हकबनी वंश चल रहा था। और देखिए इस वंश ने भी अपना साम्राज्य को विस्तार करने का योजना बनाया था। और देखिए प्रयास किया था कि हम अपने अलग अलग क्षेत्रों को जीत कर अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा करें। और देखिए हकबनी वंश का एक सबसे देखिए फेमस शासक देखिए उसका नाम था डेरियस प्रथम। ठीक है। देखिए इसी वंश शासक उसको देखिए नाम आप लोग याद रखेंगे, उसका नाम था डेरियस प्रथम। ठीक है। और देखिए डेरियस प्रथम को कहेंगे आपको किताब में नाम देता है तो नाम आता है आपका दार्यवहु उसका बोलते हैं। ठीक है। देखिए उसका नाम आता है देखिए या करके इसको लिखेंगे। देखिए इसी का नाम होता है या दार्यवहु। ठीक है, इसी का नाम होता है। तो देखिए डेरियस प्रथम या फिर उसी को बोलते हैं दार्यवहु, ये देखिए हकबरी वंश का सबसे पहला शासक था जिसने अपने साम्राज्य को विस्तार करने की योजना बनाई थी। और देखिए इसने धीरे धीरे देखिए भारत की ओर अफगानिस्तान होते हुए भारत की ओर प्रेस करना शुरू कर देता है। और देखिए भारत के देखिए जो ये बॉर्डर आपका ना पश्चिमोत्तर का बॉर्डर है, यहाँ से भारत में प्रेस करना शुरू करता है, क्योंकि यहाँ के छोटे छोटे जो राजा थे ना उनमें आपस में संघर्ष चल रहा था। और देखिए जब वो यहीं पर आता है तो देखिए यहाँ पर देखिए वो छोटे छोटे 20 प्रांतों को जीतता है। ठीक है। और देखिए ये देखिए यहाँ के 20 प्रांतों को जीतता है। और देखिए 20 प्रांतों में देखिए जीत कर जैसे आपका देखिए पंजाब हो गया, देखिए एक एरिया पंजाब को जीता। फिर देखिए एक आपका आता है सिंधु, देखिए
पंजाब को जीता, फिर देखिए सिंध को जीता है, सिंध प्रांत जो देखिए जो पाकिस्तान का एरिया है, ठीक है, देखिए इसको जीता। और देखिए इसके बाद आपका देखिए आता है धीरे धीरे देखिए भारत में आना शुरू कर देता है, ठीक है। और देखिए यहीं पर छोटे छोटे 20 प्रांतों को जीता। और देखिए देखिए यहाँ पर देखिए 20 प्रांतों में कुल आपके 28 छत्रपति थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 28 छत्रपति थे, इन्हीं को जीत कर और अपने में मिला लेता है। और देखिए यहीं से वो भारत में प्रवेश करना शुरू करता है। और देखिए बोलेगा कि सर ये बताइए कि ड्रेस प्रथम ने भारत में किस वर्ष प्रयोग किया था, तो क्या बताइए 516, ठीक है, 516 बीसी में ये भारत में प्रवेश करता है, ठीक है। और देखिए अगर पूछेगा किस दिशा में, तो क्या बताएंगे उत्तर पश्चिम में, ठीक है ना, उसे बोलते हैं पश्चिमोत्तर, ठीक है। अब देखिए जब वो यहाँ पर देखिए प्रवेश करता है तो देखिए पाकिस्तान के पास इसी स्थान पर उसको 360 टन सोना की प्राप्ति होती है, ठीक है। देखिए यहीं पर और सबसे अधिक सोना प्राप्त करता है देश प्रथम, ठीक है, यहीं पर 360 टैलेंट उसको बोल। देखिए उस समय नापने का एक इकाई रहा होगा टैलेंट, तो देखिए यहीं पर 360 टैलेंट उसको सोना मिलता है, ठीक है, सोना प्राप्त करता है, ठीक है ना, डेरेस प्रथम। और देखिए यहाँ से उसको अपने पूरे राजस्व का लगभग 1/3 सोने से इसको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए देखिए अलग अलग शासकों को ये देखिए निमंत्रण देता गया कि सभी लोग भारत में आकर आक्रमण करते चलें, ठीक है। देखिए भारत में अधिक शासन का आक्रमण करने का मेन उद्देश्य क्या था, व्यापार व्यवसाय करना। और देखिए जो लोग भी देखिए जो भी शासक अगर इंडिया में आए हैं वो लोग उन लोगों को यहाँ से कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति जरूर हुई है। इसी की वजह से देखिए आप लोग जानते भी होंगे कि देखिए भारत में गजनवी में भी आया तो भारत को लूटने के लिए आया था। देखिए पुर्तगाल से भी आए तो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। देखिए यहाँ से कोई ना कुछ उनको मिला है। देखिए जैसे इसको देश प्रथम को मिला था यहाँ पर 360 टन सोना, तो देखिए धीरे धीरे ये भारत में एंट्री करना शुरू कर देता है, ठीक है। और देखिए जब देखिए भारत में एंट्री करना शुरू किया तो यहाँ से व्यापार व्यवसाय अपना शुरू कर देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए लिखे भी हैं कि ईरानी प्रथम, देखिए ईरानी शासक में सबसे पहले कौन आता तो डेरेस प्रथम। ये किस वंश का था, तो क्या बताएंगे हकबनी वंश का था। और देखिए जब ईरानियों के द्वारा भारत में आया गया था तो इनसे कुछ देखिए कुछ नए नए चीज़ों का विकास भी हुआ था। देखिए जैसे अगर बोलेगा कि सर ये बताइए, देखिए ईरानियों के द्वारा भारत का संबंध देखिए लगभग 200 साल तक, ठीक है, 200 साल तक व्यापार व्यवसाय चला, ठीक है, व्यापार चला। और देखिए एक यहाँ की लिपि थी अरमाइका लिपि, और देखिए जो बाद में खरोष्टी लिपि में बदल गई, उसी का विकास हुआ था, ठीक है। और देखिए तो याद रखेंगे, ये देखिए पूछता है कि अरमाइका लिपि कौन शुरू किया था, तो क्या बताएगी ईरानियों के द्वारा शुरू किया था, ठीक है। एक लिपि आती है अरमाइका लिपि, ठीक है, अरमाइका लिपि का शुरुआत हो, ठीक है, अरमाइका लिपि का विकास। और देखिए ये लिपि आगे चल के, ठीक है, देखिए ये लिपि देखिए ये आगे चलकर खरोष्ट लिपि में, ठीक है, खरोष्ट लिपि में बदल गई थी। देखिए ये भी एक आपके लिखने की लिपि थी। और देखिए पूछेगा ना कि सर ये किधर तक लिखते हैं, तो देखिए यह लिपि दाईं से बाएं ओर लिखी, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग की लिपि है देवनागरी हिंदी की, वो बाएं से दाएं चलती है, लेकिन ये थी तो ये आपका दाएं से बाएं चल, ठीक है, दाएं से बाएं चलती थी, ठीक है ना, ये लिखते थे इसको, ठीक है। देखिए अगर बोलेगा कि सर इनके द्वारा जो आक्रमण किया गया था इन्होंने द्वारा, उससे क्या क्या फ़ायदा हुआ था, तो देखिए एक तो आपका देखिए भारत में व्यापार यूरोप से बढ़ा था। और देखिए दूसरा अरमाइका लिपि आया था, जिसके बाद खरोष्टी लिपि आई थी जो दाएं से बाएं लिखी गई थी, ठीक है ना। और देखिए कुछ आपका और भी प्रभाव पड़ा, देखिए पड़ा था, जैसे कला एवं संस्कृति का, ठीक है, देखिए कला एवं संस्कृति का प्रभाव पड़ता, ठीक है ना, देखिए कला एवं संस्कृति का प्रभाव पड़ा था, ठीक है। और देखिए एक देखिए प्रभाव और भी था कि देखिए जैसे ही ईरानी ने आक्रमण किया था तो देखिए भारत से अगर उनका व्यापार शुरू हो गया था तो भारत की वस्तुएं मिस्र और यूनान में भी जाने लगी थी, ठीक है। तो देखिए भारत की वस्तुएं यूनान में जाने लगी थी, ठीक है, यूनान में जाने लगी थी। और देखिए इसी के जानने की वजह से देखिए आगे अभी आपका बताएंगे कि इसके बाद भारत में यूनानियों का भी आक्रमण शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और देखिए अगर बोलेगा कि सर ये बताइए कि देखिए जिससे अगर पूछेगा ना कि कला का विकास कैसे हुआ था, तो देखिए कला के विकास में आप लोग ये बात याद रखेंगे। देखिए जहाँ भी अशोककालीन स्मारक है, खास तौर से उसकी घंटी, वो सब ईरानियों की डिजाइन है, ठीक है। तो देखिए कला का विकास कैसे हुआ था, देखिए अशोक की जो स्मारक की जो घंटियाँ हैं ना, वो सब ईरानियों के डिजाइन तैयार किया गया था, ठीक है। तो देखिए अशोक के स्मारक का डिजाइन,
या देखिए खास तौर से उसके घंटियों की डिज़ाइन ये देखिए ईरानियों की देन था, उसी को बोलते हैं कला का विकास होता। ठीक है, तो ये आप लोग इसको याद रखेंगे कि देखिए भारत में पहले आक्रमण होता ईरानियों का, उसमें आया था पहला डेरियस प्रथम जो हकबनी वंश का था। ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं, देखिए यूनान को देखिए आक्रमण के बाद ये तो देखिए आपको पूरा पूरा बता भी दिए हैं कि इसमें आपका अरामाइका लिपि आई थी, जिससे आपका उस बाद में कौशल लिपि बनी थी। फिर इसके बाद आपका देखिए कला कला एवं संस्कृति का विकास हुआ। खासतौर से देखिए अशोक के जो स्मारक और आपके घंटी थे उसमें से उसके डिजाइन ईरानियों के ही देना है। ठीक है, और देखिए ये अगर देखिए भारत से इनका व्यापार 200 साल तक बना रहा था। देखिए वो व्यापार से भारत की वस्तुएं अलग अलग देशों में जैसे मिस्र में यूनान में जाने लगी थी। और देखिए इससे भारत में देखिए कुछ आपका जैसे देखिए संस्कृति और कला के साथ साथ देखिए कुछ ये भी होगा कि देखिए भारत के व्यापार करने का रास्ता भी मिल गया। भारत को ये समय आने लगा कि देखिए भारत धीरे धीरे अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकता है। और देखिए ये इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, देखिए अब आते हैं भारत में यूनानियों का आक्रमण। देखिए ये इनका आक्रमण कब हुआ था, तो 326 ईसा पूर्व में। ठीक है ना। और देखिए इनके आक्रमण में देखिए सबसे फेमस नाम आता है आपका सिकंदर का। तो देखिए हमको यूनानियों के आक्रमण में देखिए पूरा विस्तार से पढ़ना है सिकंदर के बारे में। ठीक है, और देखिए सिकंदर बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। देखिए ये हर जगह से क्वेश्चन देखिए इससे जुड़ा हुआ आपका पूरा क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए पहले सिकंदर को देखिए पढ़ते समय देखिए हम लोग पहले एक कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इससे पहले की जो आपकी घटना है ध्यान से देखिए सुनिए। अब देखिए ये देखिए इंडिया का मैप समझेंगे तब आप लोग अब आप लोग देखिए पूरी बातें देखिए समझ में आप लोग को आने लगेगी कि देखिए क्या है। देखिए इसके पहले के देखिए क्या क्या घटना हुई थी। ठीक है, देखिए ये इंडिया का आपका मैप है। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, देखिए इधर से देखिए सिकंदर या फिर देखिए यूनानियों का आक्रमण होने वाला था। इससे पहले आपके देखिए ईरानी आ चुके थे। और देखिए सिकंदर के आने से पहले भारत में कौन सा वंश चला था, तो क्या बताएंगे, देखिए यहाँ पर आपका चला था नंद वंश। क्या बताएंगे, तो यहाँ पर नंद वंश। ठीक है, और देखिए यहाँ का शासक कौन था, तो क्या बताएंगे, पद्मानंद। और देखिए इसकी स्थापना किया था, यहाँ पर शासक था घनानंद था। ठीक है, देखिए नंद वंश का अन्य शासक था घनानंद। ठीक है, उसका नाम था घनानंद। देखिए ये यहाँ का था शासक। और देखिए सिकंदर के आक्रमण से पहले यहाँ का देखिए यहाँ पर चला था शासक आपका वंश भारत में नंद वंश, और उस समय था आपका घनानंद यहाँ का शासक था। और देखिए वो बड़ा क्रूर था। ठीक है, देखिए इसी के दरबार में रहते थे आपका चाणक्य। ठीक है, देखिए इसी के दरबार में थे देखिए पंडित चाणक्य रहते थे। ठीक है, पंडित चाणक्य। और देखिए चाणक्य पंडित थे और देखिए बहुत अधिक जानकार भी थे। देखिए इन्हीं के देखिए कई नाम इनको बोला गया, विष्णुगुप्त भी बोला गया था इनको। ठीक है, तो देखिए चाणक्य थे, देखिए ये पंडित थे, ये विद्वान थे। तो देखिए घनानंद ना थोड़ा अय्याश टाइप का था शासक। मतलब देखिए शासक तो था, क्रूर था, लेकिन अय्याश था, हमेशा नशा में रहता था, अधिक धूत रहता था। देखिए अपने साम्राज्य को उसकी चिंता उतनी थी नहीं। तो देखिए घनानंद ने उसको समझाया, मतलब देखिए चाणक्य ने उसको समझाया कि सर ऐसा है देखिए महाराज कि देखिए उत्तर भारत से सॉरी उत्तर पश्चिम भारत से सिकंदर आक्रमण कर रहा है। और देखिए सिकंदर आक्रमण कर रहा है तो वो पूरे विश्व विजेता के प्लानिंग से भारत में आ रहा है। और देखिए उसके पास सेनाएं तमाम है और देखिए भारत को जीत लेगा। और देखिए सिकंदर के देखिए ये सिकंदर विश्व विजेता का प्लान कब से बनाया था, तो अपने देखिए गुरु अरस्तु के कहा। ठीक है, अरस्तु। देखिए सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु। देखिए एक आप लोग आंकड़ा याद रखेंगे कि देखिए सबसे पहले देखिए नाम आता है सुकरात का। ठीक है, देखिए जो द्वंद्वात्मक प्रणाली शुरू किया था सुकरात। ठीक है ना। देखिए भाषा शैली का भी विकास किया था। इसके देखिए शिष्य का नाम क्या था, तो प्लेटो था। ठीक है, इसके शिष्य कौन थे, प्लेटो। और देखिए प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। देखिए प्लेटो ने निगमन पद्धति की खोज की थी और अरस्तु आगम पद्धति की खोज किया था। आज देखिए इसी का देखिए शिष्य था सिकंदर। अपने अपने गुरु के सहयोग से ही सिकंदर ने विश्व विजेता की बनाई थी प्लानिंग। और देखिए ये उसी उद्देश्य से भारत की ओर बढ़ने लगा था कि हमको पूरे विश्व विजेता मतलब पूरा विश्व जीतना है। और देखिए इसके पहले के 4-5 राज्य, ठीक है ना, देखिए 4-5 क्षेत्रों को जीत चुका था सिकंदर। देखिए जैसे यूरोप के देखिए यूरोप के बड़े बड़े, ठीक है, देखिए बड़े बड़े देखिए क्षेत्रों को वो जीत चुका था। इसीलिए देखिए प्लान बनाया कि नहीं हम पूरे भारत को भी पूरा जीतेंगे। और देखिए जैसे वो इसी मकसद से वो भारत में प्रवेश करने वाला था, तभी देखिए घानंद के दरबार में रहने वाले थे चाणक्य, उनको ये शक हो गया था, उनको आशंका हो गई थी कि नहीं अब ये स्वराज्य पर घोर संकट आने वाला है। तो घानंद के पास जाकर बोले कि महाराज ऐसा है कि हम लोग को सिकंदर को के बारे में कुछ करना पड़ेगा क्या, क्योंकि देखिए पूरी सेना के साथ पूरे विश्व विजेता का ठान लिया, वो भारत पर आक्रमण करने वाला है।
ठीक है। और देखिए इधर एक देखिए एक बात और भी है कि देखिए इधर देखिए ये भी देखिए समस्या थी कि देखिए इधर एक देखिए समस्या ये भी थी कि देखिए जो पूरा सिकंदर था उसको ये बात की जानकारी हो गई थी कि नहीं, जो भारत में देखिए जो आपका नंदमन से उसमें जो घाना वो भी बड़ा क्रूर शासक है, उसके पास भी देखिए लगभग 20 लाख सैनिकों की मतलब देखिए फौज थी लगभग। देखिए उस जमाने में देखिए लगभग 20 लाख सैनिकों की इसके पास फौज थी घाना के पास, ठीक है। तो देखिए सिकंदर के अंदर भी एक डर बन गया था, लेकिन देखिए जैसे ही न चाणक्य समझाया तो देखिए उस समय घानंद शराब में धुता, ठीक है, ठीक है। देखिए शराब में धुत था और इनकी घोर बेइज्जती करता है चाणक्य की, और देखिए इनकी घोर बेइज्जती करके अपने दरबार से इनको भगा देता है, ठीक है। तो देखिए चाणक्य की देखिए ऐसा कहा भी जाता है, अब देखिए आप लोग अगर कोई अच्छी किताब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा भी गया था कि चाणक्य की बाल के देखिए जो पंडित होते हैं पंडित, उनके बाल के देखो उसको पकड़ के खूब उनको पूरे दरबार में घुमा के घोर अपमान करके अपने दरबार से बाहर निकाल देता है। और देखिए यही बात चाणक्य को लग जाती है। अब देखिए चाणक्य की इतनी बड़ी बेइज्जती होती है उसके दरबार में कि चाणक्य उससे बदला लेने की ठान लेते हैं। अब देखिए चाणक्य यहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, देखिए उस समय शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला, ठीक है, यहीं पर था, आप लोग इसको याद रखेंगे। देखिए यहीं पर था तक्षशिला, ठीक है। देखिए उस समय शिक्षा का बड़ा केंद्र था आपका तक्षशिला, ठीक है। देखिए ये पड़ता आपके पाकिस्तान में, मौर्य काल के भी शिक्षा का बड़ा केंद्र था तक्षशिला। यहीं पर था एक व्यक्ति उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, यहीं पर वो ज्ञान प्राप्त कर रहा था, ठीक है। और देखिए चाणक्य देखिए जाते हैं, देखिए यहीं से अमायत हो जाते हैं आपके तक्षशिला के पास। और देखिए वो चंद्रगुप्त मौर्य एक नीच जाति का होता है शासक, वो देखिए शासक नहीं होता, वो नीच जाति का व्यक्ति होता है जो वहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर रहा होता है। तो देखिए चाणक्य यहीं से जाते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य के पास, ठीक है। और देखिए वो उसको खूब समझाते हैं और उसको एक योग्य शासक बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कहानी यहाँ तक आकर रुक जाती है। अब देखिए सिकंदर देखिए भारत की ओर आक्रमण करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब देखिए सिकंदर के बारे में अभी देखिए पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, और उसके बाद देखिए फिर आएगा कि देखिए अब देखिए चाणक्य पंडित ने किस प्रकार से सिकंदर को भारत में आने से रोक देता है चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से, ठीक है। तो देखिए पहले देखिए पढ़ते हैं कि सिकंदर के बारे में कि देखिए सिकंदर भारत में देखिए सिकंदर एक यूनान का था, ठीक है ना। आज देखिए यूनान में एक प्रशासक था, उसके देखिए एक स्थान था जिसका नाम था मकदूनिया, ठीक है। और देखिए ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सर ये बताइए कि ये मकदूनिया है कौन। तो देखिए एक आपका स्थान है, ठीक है ना, मकदूनिया यूरोप में। और देखिए इसके बारे में देखिए पैर तो इसका कुछ जानिए डिटेल इसके बारे में। देखिए इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए 356, ठीक है। देखिए इसका जन्म पूछेगा कि सिकंदर का जन्म, तो देखिए 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। और देखिए कहाँ पर हुआ था, तो क्या बताएंगे, स्थान था मकदूनिया, ठीक है, मकदूनिया में। और देखिए कहीं कहीं देखिए नाम पूछता है तो क्या बताएंगे, देखिए स्थान का नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे, नाम आता है पेला, इसी स्थान पर इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और देखिए इसके बाद पूछेगा कि सर इसकी उपाधि किसको मिली थी, तो क्या बताएंगे, देखिए इसको बोला गया था अलेक्जेंडर, वहाँ पर देखिए एक आपका टाइटल था, तो देखिए इसका नाम रखा गया था अलेक्जेंडर, ठीक है। सिकंदर को बोला गया था अलेक्जेंडर, ठीक है। और देखिए बोलेगा इसके पिता का नाम क्या था, तो क्या बताएंगे, फिलिप द्वितीय, ठीक है। देखिए पिता मतलब फिलिप द्वितीय, ठीक है ना। और देखिए इसकी पूछेगा ना कि सर इसकी माता का नाम क्या था, तो देखिए इसकी माता का नाम था ओलंपियाज नाम था, ठीक है। इसकी माता का नाम ओलंपियाज, ठीक है, माता का नाम था इसके। और देखिए पूछेगा कि सर ये बताइए कि सिकंदर की कितनी शादियां होती, तो देखिए इसके पिता भी लगभग 2-3 शादियां किए थे, और देखिए ये भी लगभग के 2-3 शादियां किया था, लेकिन सबसे जो फेमस इसकी औरत आती है उसका नाम है रेक्सोना, ठीक है। तो देखिए इसकी पत्नी का नाम अगर पूछेगा कि सर ये बताइए सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था, तो देखिए इसकी पत्नी के 2-3 नाम आता है, एक आता आपका स्ट्रोया द्वितीय और बैक्ट्रिया, ठीक है। देखिए नाम आता है स्ट्रिया द्वितीय, और एक आता है आपका बैक्ट्रिया, ठीक है। लेकिन देखिए सबसे देखिए फेमस नाम आता है, तो देखिए उसका नाम होता है रेक्सोना, ठीक है। ये हर जगह आप लोग देखो पढ़ने को भी मिलता है, रेक्सोना इसकी पत्नी का नाम था, ठीक है ना। अब देखिए अगर आपसे पूछेगा कि सर ये बताइए इसके गुरु का नाम क्या था, तो क्या बताएंगे इसके गुरु कौन थे, तो अगर बताएं अरस्तु। और देखिए इन्हीं के सहयोग से
यह याद रखेंगे विश्व विजेता बनने की ठान लेता है और देखिए प्रयास करता है कि देखिए धीरे धीरे पूरे विश्व को जीत ले और उसी के उद्देश्य से यह भारत में आक्रमण भी करता है। ठीक है, और देखिए पूछेगा कि सर ये बताइए सिकंदर का शासनकाल कब से कब तक के बीच में रहा था। तो देखिए 336 से शुरू होता है इसका और देखिए 323 के मध्य। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, इसी के मध्य इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, अब देखिए इसके कार्यकाल से संबंधित आपके देखिए कुछ बातें और भी देखिए याद रखें। देखिए सब कहानी है, बस एक बार ध्यान से देखिए सुनेंगे तो आप लोग को पूरा पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, और देखिए पूछेगा कि सर इसकी मृत्यु कब होती है। तो देखिए मृत्यु तो अभी आगे आपको बताएंगे, लेकिन आप लोग डेट याद रखेंगे। देखिए इसकी मृत्यु होती है 326। ठीक है, ईसा पूर्व में। और देखिए कहाँ पर होती है तो क्या बताएंगे, बेबीलोन, वापस जाते हुए बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बेबीलोन में। ठीक है ना, अब देखिए बात करते हैं कि देखिए पूरा विस्तार से पढ़ते हैं कि देखिए यह कैसे बना था शासक 20 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, देखिए इसके पिता थे। ठीक है, इसके पिता का नाम क्या था तो फिलिप द्वितीय। ठीक है, फिलिप द्वितीय। और देखिए ये वहाँ के देखिए वहाँ के बोलेगा ना कि मकदूनिया का शासक था। ठीक है ना, ये देखिए ये मकदूनिया के थे शासक। ठीक है, मकदूनिया के थे शासक। ठीक है ना, और सुनिए तो देखिए इसके पिता की मृत्यु कर देते हैं। देखिए इसके पिता की हत्या कर देते हैं और देखिए इसके पिता की हत्या करते कौन है तो देखिए उसी के स्वराज में रहने वाले, ये देखिए फिलिप द्वितीय के सामने में रहने वाले कुछ विशेष प्रजातियों के लोग होते हैं जो इसके पिता की हत्या कर देते हैं। ठीक है, और देखिए 20 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 20 वर्ष की सिकंदर की 20 वर्ष की अवस्था में पिता की हत्या हो जाती है। ठीक है, पिता की हत्या हो जाती है। ठीक है, और देखिए इसके बाद यह शासक पर आता है। देखिए इसके बाद यह गद्दी पर बैठता है। तो देखिए पूछता है कि सिकंदर किस वर्ष में गद्दी पर बैठा था, तो क्या बताएंगे 20 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, तो देखिए इसके बाद सिकंदर गद्दी पर बैठता है। ठीक है, गद्दी पर बैठता है। देखिए 20 वर्ष की उम्र में वो गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है ना, अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये बताइए कि देखिए सिकंदर देखिए जैसे गद्दी पर बैठता है, देखिए उसके दिमाग में देखिए क्या बात आती है कि धीरे धीरे अपने साम्राज्य को देखिए पूरा पूरा बढ़ाया जाए, मकदूनिया साम्राज्य को पूरे विश्व विजेता मतलब देखिए अलग अलग क्षेत्रों को बढ़ाया जाए। और देखिए कुछ क्षेत्र और भी थे जिसको वो तुरंत देखिए जीतने का प्रयास किया था। ठीक है, अब देखिए पूरा विस्तार से इसकी कहानी पढ़ते हैं कि देखिए ये तो ठीक हो गया कि देखिए कब से कब तक देखिए ये आया था, इसके पिता की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब देखिए आपसे देखिए 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछना और शुरू करता है कि सर ये बताइए कि देखिए जैसे ये देखिए जैसे देखिए एक गद्दी पर बैठता है 2 साल बाद। ठीक है, 2 वर्ष बाद। ठीक है, देखिए इसकी होती है मुलाकात अरस्तु से। ठीक है, और देखिए जब ये अरस्तु से मिलता है तुरंत देखिए इसको विश्व विजेता बनने की ठान लेता है। और देखिए अरस्तु इसको देखिए क्या बताता है कि रास्ता दे देता है कि नहीं कैसे कैसे तुमको विश्व विजेता का मतलब देखिए हासिल करना, जिसे कैसे बनना विश्व विजेता। ठीक है, अब देखिए देखते हैं कि देखिए अरस्तु के द्वारा दिया गया जो प्रेरणा थी उससे सिकंदर किस प्रकार से भारत में आक्रमण करता है। ठीक है, और देखिए उसके द्वारा आक्रमण करने के बाद क्या क्या घटनाएं होती हैं। और देखिए सिकंदर की सेना की बात करेंगे तो देखिए सिकंदर के पास 2 तरह की सेना थी, थल सेना और नौ सेना दोनों थी इसके पास। ठीक है, तो देखिए बात करते देखिए भारत में इसका आक्रमण सुनिए। देखिए पहले इंडिया का देखिए मैप से देखिए समझेंगे। इंडिया के मैप से आपको देखिए समझ आएगा कि देखिए किस प्रकार सिकंदर भारत में आक्रमण करता है। देखिए कैसे ये फिर देखिए बीच रास्ते से देखिए इसको भेज दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, देखिए ये आपका देखिए इंडिया का मैप है। देखिए इधर से देखिए सिकंदर आक्रमण करता है। ठीक है ना, तो देखिए अब वो इतनी सेनाओं के साथ विश्व विजेता जीतने का ठान लेता है। तो देखिए वो एकदम विस्फोटक आक्रामक के साथ भारत में प्रवेश करता है। तो देखिए यहीं का था देखिए शासक एक आम्बी होता है। ठीक है, देखिए आम्बी, देखिए यहीं पर होता शासक एक आम्बी, आप लोग क्या देखेंगे एक आम्बी। ठीक है, और देखिए आम्बी उसकी सेनाओं को देखकर दंग रह गया और उससे युद्ध करने के बजाय उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। कहता है कि नहीं हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, आपकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और देखिए सिकंदर आम्बी को अपने में मिला लेता है। ठीक है, मिला लेता है और देखिए मिला लिया तो अब आम्बी उसको भारत में लाने का देखिए प्रेरित करता है, उसको रास्ता बताता है कि नहीं किस प्रकार से भारत में आपको अटैक करना है, कैसे आपको भारत में आना है। अब देखिए जैसे देखिए आम्बी सिकंदर के साथ मिल गया और देखिए आम्बी देखिए काम करता है आपका देखिए कुंभकर्ण का। देखिए वो भी क्या करने वो काम करता है देखिए धीरे धीरे मतलब
भारत के राष्ट्र को बताना शुरू कर देता है कि नहीं किस प्रकार से भारत में आक्रमण करना है। जैसे सिकंदर आम्बी के साथ भारत में प्रवेश करने का प्रयास करता है, देखिए यहीं पर देखिए तक्षशिला के पास एक जगह है जिसका था शासक पोरस, ठीक है, यही को था शासक था पोरस। और देखिए पोरस के साथ इसकी होती है लड़ाई, ठीक है। और देखिए पोरस हार नहीं मानता है, कहता है कि नहीं सिकंदर के पास बहुत सेना तो हम भी हैं, राजा हैं, शासक हैं, हम भी उसके साथ लड़ेंगे। और देखिए पोरस एकदम, देखिए पोरस क्या क्या था, एकदम अपने देखिए पूरा जोशो, देखिए पूरे सेनाओं से जितना सेना थी पूरे एकदम जबरदस्त युद्ध करता है सिकंदर के साथ और कहता है कि नहीं हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन देखिए सिकंदर के पास सेना बहुत अधिक थी और देखिए वो पोरस को हार देता है, ठीक है। और देखिए पोरस को हार देता है और जब पोरस को अपने पास कैद करके लेकर आते हैं सभी इसकी सेनाएं सिकंदर के पास पोरस को, तो देखिए सिकंदर के पास का तब देखिए सिकंदर बोलता है पोरस से, आप देखिए पढ़े भी होंगे कि बोलो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो देखिए पोरस बोलता है कि जो एक राजा किसी दूसरे राजा के साथ करता है वही सलूक हमारे साथ किया जाए। और देखिए अब भी पोरस हार नहीं मानता है, तो उसकी महानता और वीरता को देखते हुए सिकंदर उसको कहता है कि नहीं ये राजा है, इसके अंदर ये गुण है राजा का, ये हमारी अहिंसा स्वीकार नहीं किया। तो देखिए पोरस को यहीं का छोटा मोटा समाज का शासक बना के सिकंदर छोड़ देता है, ठीक है। देखिए पोरस से तो देखिए, और जो पोरस इसका युद्ध होता है वो देखिए एक नदी बहती है उसका नाम होता है, ठीक है, बितस्ता। देखिए उस समय इसको बोला गया, ये देखिए युद्ध कहाँ पे हुआ था, तो देखिए नाम पर याद रखेंगे, उसका देखिए नाम होता है बितस्ता नदी, ठीक है। तो देखिए सिकंदर से पोरस के बीच में, ठीक है ना, सिकंदर और पोरस के बीच में देखिए जो युद्ध होता है उसका नाम है झेलम नदी, ठीक है। और देखिए इसी को उस समय क्या बोला गया था, तो इसी को बोला गया बितस्ता नदी, ठीक है ना, बितस्ता नदी। और देखिए इसी युद्ध को या तो देखिए झेलम का युद्ध बोलते हैं या फिर देखिए कहीं के नाम आता है, तो देखिए इसी को बोलते हैं सब हाइडो स्पीच बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए इसी को बोलते हैं हाइडो स्पीच, हाइडो स्पीच का आता है। देखिए सिकंदर का पोरस के साथ जो युद्ध हुआ था उसी को हाइडो स्पीच बोलते हैं, कहीं के नाम आता है, उसी को बितस्ता युद्ध भी बोलते हैं। झेलम का नदी वो पर ये युद्ध हुआ था इसलिए उसको झेलम के नाम से जानते हैं, लेकिन जहाँ आप लोग याद रखेंगे उसको हाइडो स्पीच बोलते हैं। ये आप लोग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए अब आपसे देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये बताइए, देखिए सिकंदर की जो पदवी थी ना, क्या नाम है आपका, रक्सोना। देखिए उसने पोरस को राखी भी बांधे थे, आप लोग इसको याद रखेंगे। देखिए इसकी पत्नी थी रक्सोना, तो देखिए पोरस को राखी भी बांधे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए अब ये भारत में प्रवेश करना शुरू करता है, ठीक है। और देखिए जैसे अब ये पोरस के युद्ध के बाद भारत में प्रवेश करना शुरू करता है, देखिए तभी समस्या आती है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए अब फिर देखिए कहानी, देखिए कैसे कैसे देखिए कहानी पलट रही है। अब देखिए यही पर देखिए तक्षशिला के पास कौन था, अभी आपको बताएं कि चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य यहीं पर ज्ञान प्राप्त कर रहा था। तो देखिए यहाँ से एक घनानंद, ठीक है, देखिए यहाँ से घनानंद ने उसकी बेटी करके, चाणक्य की बेटी करके उसको अपने दरबार से निकाल दिया था। तो देखिए यहीं पर जाता है आपका चाणक्य और देखिए यहीं पर उसको सीख देता है चंद्रगुप्त मौर्य को, कहता है कि नहीं पहले हमको घनानंद से तो बदला लेना है, लेकिन देखिए उसकी एक गुरु का निभाता है वो की भूमिका, जाकर उससे कुछ कहता नहीं चंद्रगुप्त मौर्य से, पहले वो उसको कहता है कि पहले हमको सिकंदर को भारत में आने से रोकना है, उसके बाद हम लोग घनानंद से लड़ लेंगे। तो देखिए वो सिखाता है, ये पर देखिए चाणक्य ने घनानंद को सिखाता है और कहता है कि ऐसा करो कि तुम सिकंदर की सेना में उसी की सेना बन के एंट्री कर जाओ, ठीक है। और देखिए उसी की सेना बन के एंट्री कर जाओ और उनमें अफवाहें फैलाना शुरू करना, उनमें र्यूमर फैलाना शुरू कर देना। अब देखिए सिकंदर की सेना में चंद्रगुप्त मौर्य शामिल हो गया उसी की सेना बनकर, ठीक है। और देखिए उनके खाने में सेनाओं जो उनकी सेना खाना खाती थी उसके खाने में जहर देने लगा, ठीक है। और देखिए उसकी सेना एक नदी की पानी पीती थी जिसका नाम था ब्यास नदी, ठीक है। ये देखिए यहीं पर देखिए बहुत ही ब्यास नदी, ठीक है, देखिए ब्यास नदी की पानी पीती थी उसकी सेना, ठीक है ना, ब्यास नदी का। तो देखिए वो जहर देने लगा और जहर खा के उसकी सेनाएं लगी मरने लगी। और ये देखिए खाने में डाला था जहर ये, और लेकिन सेनाओं में क्या लगा फैलाने कि यह नदी एक पापी नदी है, इस नदी का जो पानी पीता है वो जल्दी बचता नहीं, सभी लोग मर जाते हैं, जो इस नदी के पानी को स्पर्श कर लिया वो बचेगा नहीं, वो मर जाएगा। देखिए इतना बड़ा र्यूमर फैला दिया। और देखिए उसकी सेनाओं में जहर फैलाने से धीरे धीरे कुछ सेनाओं की मृत्यु भी होने लगी थी। तो देखिए लोगों के अंदर ये आ गया सेनाओं के अंदर कि अब हम लोग इस नदी के आगे जाएंगे नहीं। तो देखिए उसकी सेना, देखिए सिकंदर अपने सेनाओं के साथ
प्रयास करता है कि ब्यास नदी को पार करके भारत में प्रवेश करें, लेकिन उसकी सेनाएं इतनी डरी हुई थी कि वो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती हैं। उसके पीछे कारण क्या था कि उसकी सेनाओं में चंद्रगुप्त मौर्य शामिल हो गया था। और देखिए उसके सेनाओं में शामिल होने के कारण इतना रुइमा फैल गया था कि लोग उसके सेनाएं ब्यास नदी के पानी को स्पर्श करने से मना कर दिए। और देखिए ब्यास नदी में उस देखिए उसको पार करने से मना कर दिए थे उसकी सेना। और देखिए यहीं से देखिए सिकंदर की सेना वापस लौटने का प्रयास कर दी जाती है। और देखिए इसी में सबसे अधिक सफल होता है आपका चाणक्य। देखिए चाणक्य की जो रणनीति थी उसमें वो सफल होता है कि वो पहले सिकंदर को भारत में आने से रोकने का प्रयास कर रहा था, ताकि हम लोग घनानंद से अपना बदला ले सकें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए जैसे ही आपको सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर दी है, तो यहाँ से सिकंदर धीरे धीरे वापस लौटने का प्रयास करने लगता है। ठीक है, देखिए ये तो आपकी देखिए कहानी थी। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये बताइए कि देखिए यहाँ देखिए अब वो धीरे धीरे वापस करना शुरू होता है। अब देखिए जैसे ही यहाँ से वापस जाता है तो बेबीलोन में उसकी मृत्यु जाती है। आप लोग बताए भी हैं कि देखिए उसकी मृत्यु कहाँ पर होती है, तो क्या बताएंगे, उसकी बेबीलोन में उसकी मृत्यु जाती है। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए पूछेगा कि सर देखिए सिकंदर भारत से कब वापस जाने लगा, तो देखिए उसकी भी देखिए डेट आप कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछता भी है कि सर उसकी डेट बताइए कि भारत किस वर्ष, देखिए सिकंदर किस वर्ष भारत से जाने लगा वापस, तो देखिए क्या बताएंगे 324 से 323 में। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए सिकंदर लगभग 324 या 323 में, ठीक है ना, वो लौट गया। ठीक है, अब देखिए जैसे वो लौटता है, याद रखेंगे सिकंदर के पास दो तरह की सेनाएं थी। ठीक है, एक थल सेना, एक आपका एक नौ सेना। ठीक है, तो देखिए दोनों से देखिए क्वेश्चन पूछता है। देखिए सिकंदर की सेना, आप देखिए थोड़ा देखिए ये भी देखिए इसकी सेना देखिए दो तरह की सेना थी इसकी। ठीक है, देखिए थल सेना और एक थी इसका नौ सेना। देखिए थल सेना का देखिए हेड कौन हो, तो क्या बताएंगे सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, देखिए इसका कौन था हेड या प्रमुख, तो क्या बताएंगे सेल्यूकस निकेटर था इसका। ठीक है ना, और देखिए इसका कौन था, तो देखिए इसका था आपका निर्याकस निकेटर। देखिए इसका प्रमुख था निर्याकस निकेटर था इसका प्रमुख। ठीक है, निकेटर था। ठीक है, देखिए आप लोग इसको याद रखेंगे सेल्यूकस निकेटर। देखिए इसके थल सेना का था प्रमुख और नौ सेना का था तो न्यायकस निकला था। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से आपसे देखिए क्वेश्चन पूछता है कि सर ये बताइए कि देखिए जो सिकंदर था, देखिए जो इंडिया से पहले किन किन क्षेत्रों को जीता था, तो देखिए उनको देखिए कुछ क्षेत्र आते हैं जिसको सिकंदर पहले से जीत चुका था। देखिए जैसे तुर्की, मिस्र, इराक को। ठीक है ना, देखिए इधर देखिए ये तुर्की को जीता था, तुर्की, मिस्र और इराक को ये पहले से जीत चुका था, इसलिए इसको देखिए विश्व विजेता का ठान लिया गया था। और इसको आक्रामक शासक इसीलिए बोला गया था कि इसको महान की उपाधि मिली थी, सिकंदर महान। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये उस समय के सबसे बड़े बड़े साम्राज्यों को जीत चुका था। जैसे देखिए तुर्की था, मिस्र था, इराक था, इसलिए इसको क्या बोला गया था, तो सिकंदर महान बोला गया था। ठीक है ना, ठीक है। और देखिए इसके बाद देखिए तो और तो देखिए कोई इसमें आता नहीं है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद देखिए पूरा का पूरा ये आपका देखिए सिकंदर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए अब यहाँ से देखिए आप थोड़ा देखिए कहानी थोड़ा और भी देखिए सुन लीजिए कि यहाँ देखिए सिकंदर तो 324 ईसा पूर्व में आपका चला गया वापस जाते समय बेबीलोन में। ठीक है, यहीं पर देखिए इसकी मृत्यु होती है बेबीलोन में। ठीक है, देखिए इसकी मृत्यु जाती है। अब सुनिए इसके देखिए, लेकिन याद रखेंगे ना, देखिए जो जो इसके देखिए जो इसका सेना था ना सेल्यूकस निकेटर था, इसका थल सेना का प्रमुख था, उसको शक हो गया था। देखिए कहानी ये है ना कि देखिए जैसे इसकी सेनाओं में चंद्रगुप्त मौर्य जहर देना शुरू करता है, तो देखिए और अफवाह करता है कि नहीं जो ब्याह नदी का पानी है वो लोग पीकर सभी लोग की मृत्यु हो रही है, लेकिन वो खाने में जहर डाला था। तो देखिए जो इसमें था आपका सेल्यूकस निकेटर, उसको शक हो रहा था कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो देखिए कुछ ना कुछ ऐसा है, इस पानी में कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए सेल्यूकस निकेटर देखिए इसी के पास देखिए रहता है अभी। ठीक है, देखिए भारत के देखिए बॉर्डरों पे भी रहता है ये भी आप पाकिस्तान के बॉर्डरों पर। और देखिए इधर से आपका देखिए सिकंदर तो लौट गया वापस। और देखिए जैसे वो वापस लौट गया तब देखिए तब आपका चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, ठीक है, देखिए आक्रमण कहाँ करवाता है, तो करवाता है आपका नंद वंश पर। ठीक है, और देखिए यहाँ का था शासक घनानंद, और देखिए उससे देखिए बदला लेने का ठान लेता है। और देखिए याद रखेंगे गुरु गुरु ही होता है, बताइए एक देखिए नीच जाति का है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, उसको शासक बना दिया। और देखिए उसी की सहायता से सिकंदर को वापस भेजा दे चाणक्य, और फिर देखिए नंदवंश पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के बाद घानंद की मृत्यु करता है चंद्रगुप्त मौर्य, और घानंद को मारकर एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना करता है, और इस वंश का प्रधानमंत्री किसको बनाता है, तो क्या बताएंगे चाणक्य को। ठीक है, ठीक है, जिसका नाम था विष्णुगुप्त।
आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। और देखिए चाणक्य मौर्य वंश का प्रधानमंत्री बनता है। और देखिए कहा जाता है कि गुरु के पास ज्ञान होता है, गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। और देखिए एक गुरु था चाणक्य, जिसने एक नीच जाति के चंद्रगुप्त मौर्य को एक बड़े साम्राज्य का शासक बनाता है, ठीक है। और देखिए सिकंदर को भी वापस भेजने की प्लानिंग उसी की थी, ठीक ठीक, चाणक्य की। तो देखिए अब हमको देखिए शुरू करना है मौर्य वंश, ठीक है। और देखिए मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने ज्ञानंद को मारकर चाणक्य की सहायता से। अब देखिए मौर्य वंश देखिए जैसे शुरू करेंगे, देखिए फिर सिकंदर का था, देखिए जो आपका थर्स ना था, अगर प्रमुख न सेल्यूकस निकेटर, वो देखिए फिर से भारत में आने का प्रयास करता है। और फिर वो भारत में आकर देखता है कि क्या माजरा है। तो वो तो देखिए वो दिखता है कि अब तो पहले नंद वंश था, अब यहाँ का हो गया है स्वराज्य मौर्य वंश, और उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य जो हमारे सेनाओं में था वो यहाँ का शासक बन गया है। तब उसको देखिए बात समझ में आती है, ठीक है। तो देखिए फिर वो आता है, आक्रमण करता है चंद्रगुप्त मौर्य से, लेकिन फिर वो हार जाता है। तो देखिए ये कहानी अब आगे पढ़ेंगे पूरा विस्तार से, मौर्य साम्राज्य क्या है, ठीक है, किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य चलता है, ठीक है ना। और देखिए अब देखिए मौर्य साम्राज्य भी आपका देखिए एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन के पेपर में खूब पूछता है मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए टॉपिक को समाप्त करते हो, देखिए प्रयास करेंगे पूरा विस्तार से आप लोग को देखिए एक एक बातों को देखिए पूरा बता भी दिए होंगे, ठीक है ना। देखिए कोई देखिए छुट्टी देखिए छुड़ा तो किसी का नहीं रहा होगा। अब देखिए कुछ टॉपिक देखिए आपसे अगर हमारा देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सर ये बताइए कि देखिए जिसे चंद्रगुप्त देखिए आपका सिकंदर, देखिए सिकंदर का भारत में आक्रमण के फलस्वरूप क्या क्या बदलाव हुए थे, यहाँ पर देखिए पूछता नहीं कि देखिए सर उसके देखिए उसके मतलब आक्रमण करने का क्या कारण था, या फिर यहाँ पर देखिए क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो देखिए हाँ देखिए क्या क्या बना था प्रभाव। तो देखिए सिकंदर के द्वारा भारत में आक्रमण करने से देखिए पहली बार तो देखिए था समुद्र मार्ग हुआ, ठीक है, समुद्र मार्ग एवं स्थल मार्ग की खोज हुई थी, ठीक है। स्थल मार्ग देखिए ये देखिए दो तरह के मार्गों की खोज हो गई थी। अब देखिए एक क्वेश्चन हमसे और पूछता है कि सर ये देखिए स्थल मार्ग और समुद्र मार्ग तो देखिए ये हुआ था। अब देखिए एक कुछ एक और पूछेगा कि देखिए जैसे सिकंदर आया था ना, देखिए भारत में धीरे धीरे शिक्षा का, ठीक है, शिक्षा और देखिए कुछ आपकी स्मारक का भी निर्माण हुआ था, ठीक है, स्मारक का निर्माण होना शुरू हो गया था। ये देखिए ये इफेक्ट पड़ता था उसके आक्रमण करने का, ठीक है। हाँ देखिए कुछ आपके और भी थे जो इन पढ़े एक बार देखिए फैक्ट हैं। हाँ देखिए एक देखिए शुरू हुए थे, देखिए छत्र प्रणाली शुरू हुई थी, ठीक है। एक देखिए छत्र प्रणाली, देखिए ये आप लोग को याद होगा कि देखिए जिससे भारत के पश्चिमोत्तर एरिया में 20 आपके 28 थे छत्र थे। तो देखिए छत्र प्रणाली का विकास हुआ था, देखिए जो छोटे छोटे शासक थे उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसका विकास हुआ था सिकंदर के आक्रमण के बाद ही, ठीक है ना। और देखिए हाँ एक देखिए और था आपका, हाँ देखिए सिक्के का निर्माण, ठीक है, देखिए सिक्के का निर्माण भी देखिए सिक्के का निर्माण सिकंदर के आक्रमण के बाद देखिए शुरू हो गया था। और देखिए इसके बाद एक आता है आपका कि ज्योतिष विद्या, ठीक है, देखिए क्योंकि देखिए उसकी सेनाओं में कौन एंट्री किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसके अंदर देखिए रीमा फैला था ज्योतिष विद्या का ही। तो देखिए ज्योतिष विद्या का भी शुरुआत हो, ठीक है, ज्योतिष विद्या का आरंभ इसकी आक्रमण के बाद शुरू होता है, ठीक है। तो देखिए ये सब वो पॉइंट थे जो भारत में यूनानी आक्रमण का प्रभाव क्या क्या पड़ा था, ठीक है ना। तो देखिए कल के देखिए सीरीज में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य या फिर मौर्य वंश, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए सीरीज के ऊपर समाप्त करते हैं। और देखिए वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो देखिए वीडियो को लाइक से आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है ना। देखिए पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, देखिए प्रयास किए कि हर पॉइंट का आपको पूरा विस्तार से पढ़ा दें, ठीक है। हाँ थैंक्स सभी लोग को, थैंक्स।